हे गाइस, तो ये अगस्त मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का लेक्चर 3 है। आई होप आपने लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया होगा। लेक्चर 2 में हमने स्टार्ट किया था जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करना। तो उसका कुछ प्रोविजंस हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रोविजंस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके अलावा जो दूसरे सर्कुलर्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तभी आपको जो लेक्चर है वो समझ में आएगा। जो भी प्रोविजंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसको परमिट कर दिया गया है कि वो जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ यूजर्स। सिर्फ और सिर्फ वो क्रेडिट प्रोटेक्शन बाय कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को बाय कर सकता है जो भी उसके द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड्स होल्ड किया गया होगा। तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट होने का जो रिस्क होगा, जो क्रेडिट रिस्क होगा, उससे अपने आप को हेज करने के लिए। तो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके पास किसी कंपनी का बॉन्ड है, उसको लग रहा है कि जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट करेगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप को बाय कर सकता है। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ पे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को सेल नहीं कर सकता है। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को यहाँ पे सेल नहीं कर सकता है। वो किसी भी जो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें शॉर्ट पोजीशन में इंटर नहीं कर सकता है। सिंपली वही होता है शॉर्ट पोजीशन का मतलब कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है उसको सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो सीडीएस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एज अ बायर के तौर पे। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को बाय कर सकता है। उसके द्वारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होल्ड किया गया है उसके ऊपर जो क्रेडिट रिस्क है उसको हेज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला भी? ओके, अब देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने पहले जो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर हुआ होगा तो उससे वो बाहर आ सकता है। यहाँ पे जो भी ओरिजिनल काउंटर पार्टी होगा जिसके साथ भी उसने जो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको साइन किया होगा, तो उसके साथ मिल करके वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास बॉन्ड है, ओके, और इस बॉन्ड को इसने किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे पार्टी को उसने सेल कर दिया, तो जो बायर ऑफ अंडरलाइंग बॉन्ड होगा उसको ये जो उसके पास सीडीएस होगा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होगा, उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट होगा उसको भी जो सीडीएस है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कंपनी बंद हो गया, या फिर उसका मर्जर हो गया, या फिर उसको किसी दूसरे कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो इस केस में नोवेशन के थ्रू, नोवेशन में क्या होता है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए पार्टी के साथ। तो यहाँ पे अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको उसका मर्जर हो गया किसी दूसरे कंपनी में, या फिर किसी दूसरे कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, तो उस कंपनी को नोवेशन के थ्रू ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होगा वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को लेकर के जो प्रोविज़न है वो? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जो भी हमने बात किया तो कुछ इस तरीके से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसका जो अंडरलाइंग एक्सपोजर है उसको वो हेज कर सकता है, जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको वो कम कर सकता है। ओके, जिसके वजह से उसको नुकसान हो सकता है उसको वो कम कर सकता है। अब देखिए, इसके अलावा मैंने बोला था आपको कि दो फैसला लिया गया। एक तो ये कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, जो भी ऑपरेशन से उसका रिस्क अराइज होता है उसको वो हेज कर सकता है। और दूसरा फैसला क्या लिया गया था कि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अलाउ कर दिया गया है कि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। मतलब कि वो किसी नॉन बैंक के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, और जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा उसके ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का भी लोगो रहेगा और उस नॉन बैंक एंटिटी का भी लोगो रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ बोला गया है। तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर जो कि 31 मार्च को ख़त्म होगा उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर, मतलब कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा, और इसके 3 महीने के अंदर वो जो बैलेंस शीट होता है उसको भी फाइनलाइज कर लेगा। ओके, ये बोला गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 का सेक्शन 29A है, इसके तहत अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो
उसका कोई सब्सिडरीज है, ओके, या फिर सेम ग्रुप का कोई कंपनी है, या फिर कोई दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट रहता है, लोन रहता है, एक्सपोजर रहता है, वो अगर उसके ओन फंड के 10% से ज़्यादा होता है तो फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को उसके ओन फंड में से जो भी एक्सेस अमाउंट रहता है उसको डिडक्ट करना होता है नेट ओन फंड लाने के लिए, ठीक है। अभी ये प्रोविज़न है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेट ओन फंड को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पे कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके द्वारा किसी सेम ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मान लीजिए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने किसी सेम ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू, मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में पैसा डाला और उस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के सेम ग्रुप के किसी एंटिटीज़ में पैसा डाल दिया। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको भी सेम मैनर में ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि इसको भी सेम मैनर में देखा जाएगा कि अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको ओन फंड से डिडक्ट किया जाएगा नेट ओन फंड लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसको सेम मैनर में कब ट्रीट किया जाएगा, तो देखिए जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसके अंदर जो भी फंड है अगर उसका 50% या फिर 50% से ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के तरफ से आया होगा, ओके, या फिर उस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो एज अ बेनिफिशियल ओनर के तौर पे है और 50% या फिर 50% से ज़्यादा फंड उसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के तरफ से उस जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसके अंदर भेजा गया है, ठीक है, उसके अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो 10% वाला प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होगा, मतलब कि कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, उसने सेम ग्रुप के किसी दूसरे एंटिटी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यहाँ पे इस स्लाइड में तो इनडायरेक्टली जो होता है उसके ऊपर फोकस किया गया है, तो इनडायरेक्टली उसने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर अगर उस सेम ग्रुप ऑफ एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और उस एंटिटी के अंदर उसका जो टोटल फंड है उसका 50% या फिर 50% से ज़्यादा उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तरफ से आया है, तो इस केस में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है अगर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ओन फंड के 10% से ज़्यादा होता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो उसको घटाना पड़ेगा ओन फंड से नेट ओन फंड लाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? एक बार इसको रीड कर लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार बस मैं बोलूँगी कि रिपीट कर लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बता देंगे। जो भी प्रोविज़न, सिर्फ इस प्रोविज़न के बारे में बात नहीं करें, जो भी प्रोविज़न में आपको ऐसा दिक्कत होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है उसके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया गया है। सबसे पहले तो जब हम अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर 3 पिलर आता है, राइट। एक होता है अकाउंट एग्रीगेटर जो कि स्पेसिफाइड NBFC होता है। इसके बाद एक होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जो क्या करता है, जिसके पास हमारा और आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है तो वो अकाउंट एग्रीगेटर को प्रोवाइड करता है। और एक होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र, वो क्या करता है, तो वो बेसिकली लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होता है। जब वो लेंडिंग करता है तो वो अकाउंट एग्रीगेटर से हमारा और आपका जो डेटा रहता है उसको लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र का डेफिनेशन है उसके अंदर आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे NBFC अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है, ये तो पहले ही हमने देख लिया। NBFC अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है, जो किसी कस्टमर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है जो कि अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज़ के पास रहता है, अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के अंदर जो अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज़ रहता है जो कि अलग अलग IT सिस्टम इंटरफेस का इस्तेमाल करता है, तो उससे वो हमारा और आपका जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको गैदर करता है और उसको कंसोलिडेट करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या फैसला लिया गया उसको समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो पूरा अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम है इसमें जो डेटा का मूवमेंट हो रहा है तो इसको सिक्योर करने के लिए, इसको ऑथराइज करने के लिए, स्मूथली वे में ये हो, सीमलेस तरीके से हो, इसके लिए यहाँ पे जो भी अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेंट्स है उसके लिए सेट ऑफ कोड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल जो नॉर्म्स होता है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है ना। ये जो टेक्निकल नॉर्म्स है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है,
तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रेबिट के द्वारा ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इसको फ्रेम किया गया है और रेबिट ने इसको अपने वेबसाइट में पब्लिश किया है। ओके, ना देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जो रेबिट है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो देखिए ये क्या है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होली ओन सब्सिडरी है। ये करता क्या है, तो ये रिजर्व बैंक का और इसका जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उसका जो आईटी रिक्वायरमेंट होता है, जो साइबर सिक्योरिटी नीड होता है उसका ये ख्याल रखता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ ये जो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है रेबिट, इसके द्वारा ही यहाँ पे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको यहाँ पे फ्रेम किया गया, उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र के तौर पे काम कर रहा है, उसको यहाँ पे बोला गया है कि वो इन सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि रेबिट के वेबसाइट पे पब्लिश्ड है उसको वो एडॉप्ट करे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वाला प्रोविज़न हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी प्रोविजंस के हमने के बारे में बात किया वो सब किसको लेकर के था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो भी बात किया वो रिवाइज्ड रेगुलेशन था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कुछ कुछ जो रूल्स है रेगुलेशंस है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए है उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है और रिवाइज्ड रेगुलेशन को जारी किया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रोविजन है जो कि NBFCs के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वैसा NBFC जो कि जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, होल्ड करता है, उसके लिए प्रोविजंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेशन रूल्स को लेकर के कुछ कुछ चेंजेस किया गया है। देखिए अभी क्या होता है ना, अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने NBFC के पास एप्लीकेशन सबमिट किया है नया नॉमिनी ऐड करने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉमिनी है उसको कैंसिल करने के लिए, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग नॉमिनी है उसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे NBFCs के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो उस कस्टमर को रिटन में ये बताए कि उसका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है और उसको प्रोसेस्ड कर दिया गया है। ओके, ना इसको लेकर के यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, यहाँ पे NBFCs को बोला गया है कि ये जो रिसीट का एक्नॉलेजिंग होता है इसके लिए NBFC के पास प्रॉपर सिस्टम रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भी एक्नॉलेजमेंट होगा वो जितना भी कस्टमर्स है जो भी इस तरीके का फॉर्म सबमिट कर रहा है नॉमिनी को ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो सभी कस्टमर्स को ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये भेजा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सेम इज़ डिमांडेड बाय द कस्टमर। कस्टमर इसके लिए डिमांड करे या नहीं करे, सभी कस्टमर्स को ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो भेजना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके बाद यहाँ पे NBFC को क्या बोला गया है कि वो जो कस्टमर है उसके पासबुक रिसीट के ऊपर वो इस चीज़ को मेंशन करे कि उस कस्टमर ने जो नॉमिनी है, नॉमिनी को रजिस्टर किया है कि नहीं किया है। तो अगर कोई कस्टमर है ओके जिसने कि नॉमिनी को रजिस्टर्ड कर दिया है, तो यहाँ पे उस केस में उसके पासबुक पे उसके रिसीट के ऊपर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड मेंशन होना चाहिए। और अगर कस्टमर अलाउ कर दे ओके तो यहाँ पे जो नॉमिनी का नाम है वो भी पासबुक या रिसीट में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो नॉमिनेशन रूल्स को लेकर के ये फैसला लिया गया है। इसके बाद देखते हैं ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि हम बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो लेट्स से कि हम कोई FD कराते हैं या फिर कुछ समय के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो वो मैच्योर होने से पहले ही कुछ इमरजेंसी आ जाता है जिसके लिए हमें पैसों का ज़रूरत पड़ता है, राइट? तो NBFC भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। देखिए ये बात याद रखिएगा कि NBFC कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने NBFC के अंदर जा कर के पैसा डिपॉजिट किया और कल आप बोलेंगे कि मेरे को पैसा निकालना है। तो यहाँ पे आप NBFC डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, उसके अंदर आप टर्म डिपॉजिट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे NBFC किस किस कंडीशन में, किस किस इमरजेंसी नेचर के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो जो पब्लिक डिपॉजिट है उसका अर्ली रिपेमेंट कर सकता है। ओके, प्री मैच्योरली उसको रीपे कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए कोई NBFC है नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम NBFC, प्रॉब्लम NBFC को छोड़ करके कोई NBFC है तो वो इमरजेंसी नेचर का जो एक्सपेंसेस रहता है उसको पूरा करने के लिए प्री मैच्योरली किसी डिपॉजिटर को रीपेमेंट कर सकता है। नाउ नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम NBFC, कब कोई NBFC प्रॉब्लम NBFC कहलाता है? तो यहाँ पे मैंने पूरा एक लिस्ट दे दिया है, आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, 2-3 स्लाइड का है।
सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एनबीएफसी है, ओके, उसके अंदर आपने पैसा डिपॉजिट किया, वो मैच्योर हो गया, लेकिन मैच्योर होने के 5 दिन के अंदर ना ही तो मतलब एनबीएफसी उसका रीपेमेंट नहीं कर पाया, ओके, तो वो एनबीएफसी क्या कहलाएगा? प्रॉब्लम एनबीएफसी कहलाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि कोई एनबीएफसी है, उसने अपने बैंक के कंपनी लॉ बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि उसने स्मॉल डिपॉजिटर्स का जो रीपेमेंट है उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट किया है, या स्मॉल डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट का पेमेंट होना था वो उसने नहीं किया है, तो वैसे एनबीएफसी को प्रॉब्लम एनबीएफसी माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई एनबीएफसी है जिसने कि बैंक को लिक्विड एसेट सिक्योरिटीज़ के विड्रॉवल के लिए अप्रोच किया है, या फिर कोई एनबीएफसी है उसने बैंक को किसी रिलीफ, रिलैक्सेशन या एग्जम्पशन के लिए अप्रोच किया है ताकि वो जो पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर उसको रीपेमेंट करना था उसके ऊपर वो डिफ़ॉल्ट ना करे, या फिर किसी दूसरे ऑब्लिगेशन के ऊपर वो डिफ़ॉल्ट ना करे। इन सब के अलावा मान लीजिए कि कोई बैंक है और उसने किसी एनबीएफसी को एज अ प्रॉब्लम एनबीएफसी के तौर पे स्पेसिफाई किया है खुद से, या फिर किसी डिपॉजिटर के कंप्लेंट के आधार पे, या फिर किसी कंपनी के लेंडर के कंप्लेंट के आधार पे, तो ये सब प्रॉब्लम एनबीएफसी माना जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई एनबीएफसी है नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम एनबीएफसी, प्रॉब्लम एनबीएफसी को छोड़ करके कोई नॉर्मल एनबीएफसी है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी नेचर के एक्सपेंसेस के लिए जो डिपॉजिटर्स होता है उसको प्री मैच्योरली रीपेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एनबीएफसी के अंदर जो टाइनी डिपॉजिट होता है, छोटे अमाउंट का जो डिपॉजिट होता है, तो वो इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स को प्री मैच्योरली पे कर सकता है। तो जिस डेट को डिपॉजिटर के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, ओके, तो उसके 3 महीने तक अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करता है तो टाइनी डिपॉजिट को एनबीएफसी प्री मैच्योरली उस डिपॉजिटर को रीपे कर सकता है। अगर डिपॉजिटर चाहे तो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ टाइनी डिपॉजिट का यहाँ पे मतलब क्या है? तो कोई डिपॉजिटर है, उसने किसी एनबीएफसी के अलग अलग ब्रांचेस में जो टोटल पैसा जमा किया हुआ है वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, 10,000 रुपीज़ तक है, तो वो क्या बोला जाएगा? टाइनी डिपॉजिट बोला जाएगा, ओके। और टाइनी डिपॉजिट को वो प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकता है, जिस डेट को उसने डिपॉजिट किया है उसके 3 महीने तक वो उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकता है, चाहे तो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइनी डिपॉजिट्स के अलावा जो दूसरा पब्लिक डिपॉजिट होता है एनबीएफसी के अंदर, तो यहाँ पे एनबीएफसी उसको प्री मैच्योरली पे कर सकता है, लेकिन पूरा पे नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका 50% या 5 लाख रुपीज़ जो भी कम होगा उतना अमाउंट वो प्री मैच्योरली जो इंडिविजुअल डिपॉजिटर होगा उसको पे कर सकता है, जिस डेट को डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है उसके 3 महीने तक डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट के ऊपर। और जो भी पैसा डिपॉजिटर विड्रॉ करेगा, जो प्री मैच्योरली वो विड्रॉ करेगा, तो उसके ऊपर उसको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अदर पब्लिक डिपॉजिट के केस में जो डिपॉजिटर है वो पूरा पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ नहीं कर सकता है, 50% या 5 लाख रुपीज़ जो भी लेस होगा उतना पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, जो विड्रॉ उसके द्वारा नहीं किया गया रहेगा, तो उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट एनबीएफसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस के केस में 100% जो अमाउंट है, 100% जो पैसा किसी डिपॉजिटर के द्वारा जो डिपॉजिट किया गया होगा उसको एनबीएफसी प्री मैच्योरली पे कर सकता है, मतलब कि जो डिपॉजिटर है वो प्री मैच्योरली उसको विड्रॉ कर सकता है। सेम जिस डेट को डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया एनबीएफसी के द्वारा उसके 3 महीने के अंदर तक अगर डिपॉजिटर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है क्रिटिकल इलनेस के केस में, तो पूरा का पूरा पैसा उस इंडिविजुअल डिपॉजिटर को जो एनबीएफसी है वो रीपे कर सकता है प्री मैच्योरली, और यहाँ पे उसके ऊपर किसी भी प्रकार का उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एनबीएफसी को अभी जो नियम है, अभी के नियम के हिसाब से एनबीएफसी को जो भी डिपॉजिटर्स है जिसका डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है, तो जब डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसके कम से कम 2 महीने पहले तक उसको डिपॉजिटर को इंटीमेशन भेजना पड़ता है, डिपॉजिटर को बताना पड़ता है कि आपका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर होने वाला, ओके। तो यहाँ पे इसको ना रिड्यूस करके 14 डेज कर दिया गया है, मतलब कि अब एनबीएफसी के अंदर कोई डिपॉजिट है और वो मैच्योर होने वाला है तो उसके मैच्योरिटी डेट के कम से कम 14 दिन पहले तक
कम से कम 14 दिन पहले जो NBFC है उसको डिपॉजिटर को इंटीमेशन भेजना होगा। ये पहले कितना था, 2 मंथ्स था। ओके, तो उसको अभी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। समझ में आ गया। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे NBFC को क्या बोला गया है कि वो जो डिपॉजिटर्स का डिटेल्स है, जो भी पर्टिकुलर्स है, उसको वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर डेटाबेस में मेंटेन करके रखेगा और यहाँ पे जो भी वेरीफाइड डिटेल्स होगा उसको वो रिस्पेक्टिव ब्रांच को भेजेगा क्वार्टरली बेसिस पे, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एवरी ईयर, irrespective of the fact that the branch does not open deposit account। तो डजेंट मैटर कि NBFC का कोई ब्रांच है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसको भी जो डिपॉजिट्स का पर्टिकुलर्स है, जो डिटेल्स है, वो भेजना होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा वो कब भेजा जाएगा, तो जिस क्वार्टर के लिए भेजा जा रहा है उसके नेक्स्ट क्वार्टर के 10th डे से पहले तक जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज देना होगा। मतलब कि अगर लेट्स से जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजा जा रहा है, तो जनवरी टू मार्च हो गया, तो अप्रैल के 10th तक, 10 अप्रैल से पहले तक जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज देना होगा। ठीक है। तो ये सब जो हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात किया वो किसके लिए था, ये सब जो हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात किया ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा यहाँ पे हमने बात कर लिया है। जो हमारा पहला सर्कुलर था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको जारी किया गया है, ताकि NBFCs के लिए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो रूल्स है उसको अलाइन किया जा सके, उसके सिमिलर किया जा सके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 12 अगस्त 2024 का है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए रिस्क वेट को रिव्यू किया गया है। मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा जो हाउसिंग लोन्स, जो अदर लोन्स प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो वो रिस्क वेट कैलकुलेट करता है, उसके लिए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि लोन जितना रिस्की होता है उसके हिसाब से बैंक को उसके लिए जो रिस्क वेट है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई लोन अगर बहुत रिस्की है तो उसके लिए बैंक को जो रिस्क वेट कैलकुलेट करता है वो ज़्यादा होता है, उसके लिए बैंक अलग से जो कैपिटल रखता है वो ज़्यादा होता है वैसे लोन के कंपेयरिंग में जो कम रिस्की है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको रिव्यू किया गया है। देखिए, मास्टर डायरेक्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2021, जिसको कि 17 फरवरी 2021 को इशू किया गया था। तो यहाँ पे उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाया गया है। तो मेनली 2 मॉडिफिकेशन लाए गए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो क्या क्या है वो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स और अदर लोन्स होता है। अब ये क्या है, मान लीजिए कि कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ओके, और इसने ना हाउसिंग लोन को अप्रूव कर दिया, सारा चीज़ हो चुका है, लेकिन जो लोन है वो डिसबर्स नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गया, यही अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स और अदर लोन्स हो गया। तो यहाँ पे अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा इस तरह का जो लोन है, अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स और अदर लोन्स है, इसके लिए जो वो रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट करता है, जो रिस्क वेट कैलकुलेट करता है, तो अगर इसको कंपेयर किया जाए इक्विवेलेंट डिसबर्स्ड अमाउंट से, मतलब कि सेम ऐसा अमाउंट है जिसको कि डिसबर्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिला है, कुछ कुछ इशू देखने को मिला है। जैसे कि जनरली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ओके, और उसने लेट्स से कि 1 लाख रुपीज़ का हाउसिंग लोन अप्रूव कर दिया, लेकिन वो डिसबर्स नहीं हुआ है, तो इसके अगेंस्ट में वो कितना पैसा अलग से कैपिटल के तौर पे रखेगा। तो नियम क्या होना चाहिए कि अगर वो जो 1 लाख रुपए, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने 1 लाख रुपए डिसबर्स किया होता, तो उसके लिए जो अलग से वो कैपिटल रखता उतना ही पैसा उसको इस केस में भी रखना चाहिए, राइट, अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स एंड अदर लोन्स के अगेंस्ट में भी रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है ना, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसको अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स एंड अदर लोन्स के लिए ज़्यादा पैसा अलग से कैपिटल के तौर पे रखना पड़ रहा है, जो वो रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट कर रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ठीक करने के लिए आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है कि अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स एंड अदर लोन्स के लिए जो रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट किया जाएगा, जो सिंपली रिस्क वेट कैलकुलेट किया जाएगा कि उसके अगेंस्ट में कितना कैपिटल रखना है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
ये एज्यूम करेगा कि अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने उस अमाउंट को डिसबर्स किया होता तो उसके अगेंस्ट में वो कितना पैसा अलग से कैपिटल के तौर पे रखता, और उसके अगेंस्ट में वो जितना पैसा कैपिटल के तौर पे रखता उतना ही पैसा उसको अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स एंड अदर लोन्स के लिए रखना होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने यहाँ पे कैप कर दिया है कि इससे ज़्यादा पैसा जो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन्स अदर लोन्स के लिए नहीं रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही मेंशन है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रिस्क वेटेड एसेट्स computed for undisbursed amount of housing loans and other loans shall be kept at the risk weighted asset computed on a notional basis for equivalent amount of disbursed loan। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या होगा, तो पहले क्या होता था कि अनडिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन के अगेंस्ट में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको ज़्यादा पैसा अलग से कैपिटल के तौर पे रखना पड़ता था, तो उसका कैपिटल लॉक हो जाता था, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, राइट। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि उसको उतना ही पैसा अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा जितना कि अगर वो लोन डिसबर्स करता तो उसको रखना होता, तो यहाँ पे वो जो कैपिटल है उस कैपिटल का इस्तेमाल करके जो उसको पहले रखना पड़ता था लॉक करके, अब वो उस कैपिटल का इस्तेमाल करके लोन डिसबर्स कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक फैसला तो यहाँ पे ये लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और फैसला लिया गया है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के द्वारा जो कमर्शियल रियल इस्टेट स्पेसिफिकली जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए जो वो रिस्क वेट कैलकुलेट करता है उसको लेकर के यहाँ पे फैसला लिया गया है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है कि कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसका जो भी फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर रहता है कमर्शियल रियल इस्टेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, फंड बेस्ड मतलब क्या है कि डायरेक्ट उसने लोन प्रोवाइड किया है, नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर का क्या हो गया, गारंटी उसने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो भी उसका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लोन रहता है कमर्शियल रियल इस्टेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, तो उसके लिए जो रिस्क वेट है वो कितना है, तो अगर वो लोन स्टैंडर्ड लोन के तौर पर क्लासीफाई है, किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है उस लोन के ऊपर, तो इस केस में जो रिस्क वेट है वो 75% का है। मतलब कि अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने कमर्शियल रियल इस्टेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 100 रुपये का लोन दिया है, तो उसके अगेंस्ट में उसको अलग से 75 रुपये कैपिटल के तौर पे रखना पड़ता है। ठीक है, पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सेम कैटेगरी के अंदर अगर कोई एक्सपोजर है जो कि स्टैंडर्ड लोन के तौर पे क्लासीफाई नहीं है, कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसने इसी कैटेगरी के अंदर लोन दिया है और उस लोन के ऊपर डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो एनपीए हो गया है, तो इस केस में जो रिस्क वेट है वो कितना है, 100% है। मतलब कि अगर 100 रुपये का लोन दिया गया है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अलग से कैपिटल के तौर पे 100 रुपये रखना पड़ता है पोटेंशियल रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी प्रोविज़न है, बस यहाँ पर इसको रिपीट किया गया है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कब से एप्लीकेबल होगा, तो जिस डेट को ये सर्कुलर इशू किया गया है उस डेट से ही ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने मास्टर डायरेक्शन देखा था, मास्टर डायरेक्शन एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2021, तो उसके अंदर जो भी प्रोविज़न है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक सर्कुलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है ये सर्कुलर 22 अगस्त 2024 का है। इसका हेडिंग क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ ई मैंडेट्स फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शंस। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जो दो टर्म है ई मैंडेट और रिकरिंग ट्रांजेक्शन, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं ई मैंडेट्स का बारे में या इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट का बारे में, तो ये क्या है, ये डिजिटल ऑथराइजेशन है जो कि कोई कस्टमर अपने बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत कोई बैंक किसी कस्टमर के अकाउंट से एक रेगुलर इंटरवल पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट डेबिट कर देता है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। मान लीजिए कि आपने लोन लिया है, लेट्स से कि आपने ना ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है, तो इसके लिए आपने बैंक को जो ई मैंडेट है वो दे दिया और उसके अकॉर्डिंगली बैंक क्या करेगा, बैंक एक रेगुलर इंटरवल पे, लेट्स से कि हर मंथ बैंक आपके बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफाइड अमाउंट डिडक्ट कर देगा, ठीक है, डेबिट कर देगा। तो ये होता है ई मैंडेट।
अब रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये ऐसा पेमेंट होता है जो कि रिपीटेडली होता है, मतलब कि बार बार होता है। जैसे कि आप मंथली कोई यूटिलिटी बिल पे करते हैं, आपने नेटफ्लिक्स का या हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके लिए आप हर महीने पेमेंट करते हैं, आप लोन का पेमेंट करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स हो गया, जो रिपीटेडली होता है। ओके, हर मंथ, हर वीक, हर डे होता है। तो यहाँ पे जो रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स होता है ना, इसके लिए आप जो बैंक को ई मैंडेट देते हैं, ओके, उसको लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है ना, अभी जो ई मैंडेट फ्रेमवर्क है उसके तहत जब भी किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो किसी सर्विस के लिए डेबिट होने वाला रहता है, उसके कम से कम 24 घंटे पहले बैंक को कस्टमर को एक प्री डेबिट नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है। बैंक को कस्टमर को बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो डेबिट होने वाला है। ओके, नाउ यहाँ पे जो आरबीआई का फ्रेमवर्क है प्रोसेसिंग ऑफ ई मैंडेट फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, जिसको कि 10 जनवरी 2020 को इशू किया गया था, तो इसके तहत ना जो रेगुलर इंटरवल पे रिकरिंग पेमेंट होता है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में, सिर्फ उसके लिए ही जो ई मैंडेट होता है वो बैंक को दिया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या फैसला लिया गया है। तो कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, 7 जून 2024 को जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को इशू किया गया था, तो इसमें आरबीआई ने क्या अनाउंस किया था, आरबीआई ने बोला था कि ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ बैलेंसेस इन फास्टैग एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कि रेकरिंग नेचर का है, जो फास्टैग होता है, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है, इसमें तो आपको हमेशा पैसा डालना पड़ता है, राइट। जो फास्टैग के थ्रू आप टोल का पेमेंट करते हैं, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है जिसके थ्रू आप अलग अलग जगह पे पेमेंट करते हैं, तो इसमें तो आपको हमेशा पैसा डालना होता है, तो ये रेकरिंग नेचर का होता है। लेकिन ये फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे हर महीने, हर दिन या हर सप्ताह आप इसके अंदर पैसा नहीं डालते हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला था कि इसको ना, इसके ऑटो रिप्लेनिशमेंट को यहाँ पे ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाएगा। आई नो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, पहले हम ये जो फास्टैग है और जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है इसको देख लेते हैं, वापस से हम इस स्लाइड के ऊपर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फास्टैग के बारे में, तो फास्टैग क्या है, ये एक कैशलेस टोल पेमेंट सिस्टम है। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके, मतलब इसके वजह से जो ड्राइवर्स है उसको टोल प्लाजाज के ऊपर गाड़ी रोकना नहीं पड़ता है, और वो जो टोल है उसका भी पेमेंट कर देता है। ओके, बिना उसको गाड़ी रुके हुए वो टोल का जो पेमेंट है वो कर देता है। तो फास्टैग सिंपली एक स्टिकर होता है जिसको हम लोग अपने विंड स्टील पे लगाते हैं, कार के विंड स्टील पे, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और जो व्हीकल का मूवमेंट होता है उसको ये ट्रैक करता है, और उसके हिसाब से ये जो भी यूजर्स है उसके प्रीपेड अकाउंट में जो पैसा रहता है उसको वो ऑटोमेटिकली टोल के लिए डिडक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है फास्टैग। अगर हम बात करें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, तो ये सिंपली एक स्मार्ट कार्ड होता है। इसका इस्तेमाल करके आप ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल के लिए पेमेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप मेट्रो के लिए, बस के लिए, ट्रेन के लिए, टोल के लिए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके। तो आप ना इस सिंगल कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। ओके, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करके शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो NCMC है ना, इसको वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव जो है प्रधानमंत्री जी का, तो उसके तहत मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। ओके, और ये एक ओपन लूप कार्ड है। ओपन लूप कार्ड का क्या मतलब होता है, ये क्लोज्ड लूप कार्ड नहीं है, मतलब कि ये किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल आप अलग अलग सर्विस के लिए कर सकते हैं। ओके, मेट्रोज़ के लिए भी कर सकते हैं, बसेस के लिए भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग सर्विस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें स्टोर्ड वैल्यू फीचर है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना ही होगा। इसमें स्टोर्ड वैल्यू फीचर है, तो इसमें आप पैसा पहले से डाल सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करके आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए, पार्किंग के लिए, रिटेल के लिए। ठीक है, समझ में आ गया फास्टैग और ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है ये। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या अनाउंस किया था, आरबीआई ने बोला था कि ये जो फास्टैग है, ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इसमें जब बैलेंसेस ख़त्म हो जाता है तो हमें
इसमें जो बैलेंसेस खत्म हो जाता है तो हमें इसमें बैलेंसेस डालना पड़ता है, ओके, इसको रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके लिए आरबीआई ने क्या बोला था कि ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ बैलेंसेस इन फास्टैग एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कि रेकरिंग नेचर का है, बार बार होता है, लेकिन ये इसका कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं, आप कितना ट्रैवल करें। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो फास्टैग में बैलेंस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर जल्दी जल्दी आपको जो फास्टैग में बैलेंस है वो डलवाना पड़ेगा, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो कोई फिक्स्ड इसका इंटरवल नहीं है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला था कि इसको ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाएगा। उस समय में आरबीआई ने ऐसा बोला था। डोंट वरी, अभी हम सर्कुलर के ऊपर आएंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने इसी चीज़ को अनाउंस कर दिया। उस समय बस अनाउंस किया गया था, यहाँ पे प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ फास्टैग एंड एनसीएमसी है। नाउ ये ऑटो रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट है इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो फंड्स है वो ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग में और जो ये एनसीएमसी कार्ड है इसमें आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब भी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से आपका जो बैलेंस है फास्टैग के अंदर या जो एनसीएमसी के अंदर वो नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फंड है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, ऑटो रिप्लेनिशमेंट हो गया। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है, आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि ये जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट है ऑफ फास्टैग एंड एनसीएमसी, तो इसको ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे ला दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है, अभी लेट्स से कि आपके पास फास्टैग है, ओके, और ये आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। तो यहाँ पे आप एक लिमिट तय करते हैं, एक थ्रेशोल्ड होता है। तो अगर उस थ्रेशोल्ड से नीचे इसके अंदर बैलेंस गया तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, ओके, और आपको नोटिफिकेशन मिलता है इसको रिचार्ज करने के लिए कि आप इसको रिचार्ज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ये न्यू ई मैंडेट फ्रेमवर्क है ना, उसके तहत आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो डेबिट हो जाएगा फास्टैग बैलेंस को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि जो फास्टैग बैलेंस है उसको टॉपअप करने के लिए, उसमें पैसा ऐड करने के लिए, ओके। और इससे क्या होगा कि बिना किसी इंटरप्शन का जो टोल पेमेंट होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे फैसला लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो ये ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ फास्टैग एंड एनसीएमसी, इसको जो ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंदर ला दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक को बोल दिया कि अगर उसका जो फास्टैग है, ओके, आपके फास्टैग में अगर जो बैलेंस है वो 100 रुपये से कम होता है, ओके, तो बैंक जैसे कि बैंक को आपने बोल दिया कि आप ऑटोमेटिकली जो 500 रुपीज़ है आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होते रहेगा, जब भी आपके फास्टैग में बैलेंस है वो 100 रुपये से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें 500 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पे फैसला लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट के लिए पेमेंट होता है, जो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग में या फिर जो एनसीएमसी है उसमें जो पैसा ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए जो पेमेंट होता है ये रेकरिंग नेचर का रहता है, बार बार होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड इंटरवल नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है प्री डेबिट नोटिफिकेशन का, हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था कि ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंदर जो बैंक है उसको कस्टमर को कम से कम 24 घंटा पहले प्री डेबिट नोटिफिकेशन भेजना होता है कि उसके अकाउंट से जो पैसा है वो डेबिट होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट के लिए पेमेंट होगा, ओके, जो कि रेकरिंग नेचर का है लेकिन फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो प्री डेबिट नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है ना वो नहीं रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिंपली 2 तरह का जो रेकरिंग पेमेंट ई मैंडेट्स होता है उसके लिए प्री डेबिट नोटिफिकेशन बैंक नहीं भेजेगा। 2 तरह का कौन कौन सा, फास्टैग के अंदर जो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो जो ऐड किया जाएगा, और जो आपका एनसीएमसी है, जो आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, उसके अंदर जो बैलेंसेस ऐड किया जाएगा तो उसके लिए जो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाएगा। तो ये जो 2 तरह का रिकरिंग पेमेंट ई मैंडेट्स है उसके लिए बैंक प्री डेबिट नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा 2 टाइप का रिकरिंग पेमेंट ई मैंडेट है जिसके लिए बैंक प्री डेबिट नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा कस्टमर को, ठीक है। तो ये 2 तरह का रिकरिंग पेमेंट ई मैंडेट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात किया, इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस है ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंदर
वो एप्लीकेबल रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। और इस सर्कुलर को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के तहत इशू किया गया है। ओके, तो आई होप जो भी सर्कुलर हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।